एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो अभी जो हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसमें हमने क्या क्या बात कर लिया है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में जो सब टॉपिक्स है जो हमें रिवाइज करने चाहिए वो हमने देख लिया है। अब जो हमारा जो लास्ट पार्ट बचा था दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना चाहिए ये अब हमारा एनालिसिस होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट टू रिवाइज। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, ठीक है, मैं निशा कुमारी आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे भी अभी और भी मैं टॉपर्स के इंटरव्यू, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के टॉपर्स, उनके स्ट्रैटेजी मैं सब अपने चैनल पे लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। और आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिनको भी IIT जैम अभी 2021 में देना है, ठीक है। IIT जैम 2021 में जिनको अभी देना है, तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज GOC। जो मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन सब की स्टेबिलिटी ऑर्डर, इन पे आपके प्रैक्टिस जो कि आप कर ही रहे हो, ये सब होना चाहिए। देन कम्स योर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक है। बेसिक में तुम ये दोनों देख लेना कि वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जब हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, जब हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स देखते हैं तो आप दोनों में देख लीजिएगा, दोनों ही सॉल्वेंट में, इन वाटर एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन सब में आपको देखना है, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक। फिर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी आपको देखना है वाटर में भी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कम्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज कि अगर मैं आइसोमर्स के टर्म में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर क्या होते हैं। देन कम्स एरोमेटिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो फिक्स है, क्वेश्चन लगभग हर अल्टरनेट ईयर में आ ही जाते हैं या फिर कंजिक्यूटिव ईयर में भी आ जाते हैं। तो एरोमेटिसिटी में यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक हो, चाहे वो होमो एरोमेटिक हो, चाहे वो एंटी एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, आपको सब कुछ रिवाइज करना है। देन आवर फ्री रेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बीन पे तो आप स्टार्ट कर लीजिए और बेंजाइन में, कार्बिन और बेंजाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बिन और बेंजाइन, नाइट्रीन बस थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि अगर कार्बिन समझ में आता है आपको, और इन तीनों से रिलेटेड जितने भी नेम रिएक्शन है वो सब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। हमें स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या रिवाइज करना चाहिए? स्टीरियो केमिस्ट्री में बोलूँगी कंप्लीट रिवाइज करना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा पोर्शन आता है IIT जैम में। आपके लिए तो कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। दैट इज एक्सिस, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसमें C2 एक्सिस है, किसमें C3 एक्सिस है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन RS कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मतलब हर साल ही ऑलमोस्ट आ ही जाता है। RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स में आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ चाहिए। फिर रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, व्हाट इज द रिलेशन दैट इज इन एंसियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है, होमोमर्स है, एपीमर्स है, एनोमर्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आपको एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों पे ही देखने हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों के ही आपको देखने हैं पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, तो अगर आपको एसाइक्लिक में ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, अब ये तुमसे पूछ देंगे 1-2 पे या 2-3 पे, ये भी देखना है। कार्बन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, न्यूमैन से फिशर में, फिशर से न्यूमैन में, फिशर से वेजडैश में, आपको सारे ही कन्वर्जन आने चाहिए तभी आप, क्योंकि स्टीरियो और GOC ही जो आपका बेस है ऑर्गेनिक का, अगर ये दोनों पार्ट आपको आता है तो आप प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू मेमोराइज द प्रोडक्ट, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड दोनों ही पार्ट देखना है। इसमें आपको ये वाला सिस्टम भी देखना है जहाँ पे हम ऑक्सीजन लेते थे, ठीक है। तो आपको डिफरेंट साइक्लोहेक्सेन के सिस्टम देख लेने हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपको देखना है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी देखना है, ऑप्टिकली एक्टिव कितने आइसोमर्स है ये देखना है, मीजो कितने हैं ये देखना है। ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए, फॉर्मूला होते हैं इनके, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इनेंशियोमेरिक एक्सेस ऑप्टिकल प्योरिटी, इससे भी फिक्स है कि क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जो अपना फॉर्मूला होता था कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा बाई C/L, ये आ रहा है आपको, स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये सब आपको इनेंशियोमेरिक एक्सिस भी आना चाहिए। नेक्स्ट कम्स रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, दिस इज तो बेसिक, ये तो आपने पूरे साल, अगर 3 साल ग्रेजुएशन में यही तो पूरा सीखा है, 11-12 में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें आपको सारे आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो अपना आता है दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में बच्चे
आपको एल्कीन अल्काइंस के सारे ही बेसिक रिएक्शन, मतलब अगर आपको मैं बात बोलूँ तो एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल्स, इथर्स, इपॉक्साइड, जो अपना बेसिक रिएक्शन है इनके सारे आपको आने चाहिए। दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन, ये सारे ही आपको आने चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूँ तो एरोमेटिक रिएक्शन, एरोमेटिक रिएक्शन बिना टच हुए तो क्वेश्चन देते ही नहीं है वो, ठीक है। एरोमेटिक रिएक्शन में बेंजाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पहले भी इसमें स्ट्रिक्ट करवाया था आपको। दिस इज बेंजाइन मैकेनिज्म, और बेंजाइन मैकेनिज्म से यहाँ ओड नहीं है, सॉरी, दिस इज रोड मैप, रोड मैप प्रॉब्लम, ठीक है। रोड मैप प्रॉब्लम मीन्स मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन आपको देते हैं ए बी सी डी ई, आपसे पूछेंगे एफ प्रोडक्ट क्या है, फिर वो पूछेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स क्या है प्रोडक्ट में, स्टीरियो सेलेक्टिव है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डायजोटाइजेशन याद है, हमने NaNO2 और HCl डाल देते हैं अमीन्स में, तो N2Cl- दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो कार्बोनिल केमिस्ट्री, ये तो पूरा कंप्लीट ही आपको आना चाहिए। इसमें 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन, दैट इज माइकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल पे जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, ये वाला जो अपना होता है दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। दिस इज, देखो ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। इस पे अगर मैं डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल दूँ तो ये यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, वी हैव 2 पोजीशन, तो ये सब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, है कि नहीं। अपने पास यहाँ भी एक पोजीशन है न्यूक्लियोफाइल के लिए, यहाँ भी पोजीशन है, कहाँ पे अटैक होगा ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस, ये सब आपको क्लेडन में, ये वाला पार्ट आपको क्लेडन से काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। कार्बोनिल केमिस्ट्री, इससे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। फिर आपको सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट है कार्बोनिल केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे, वो सारे आपको आने चाहिए। मतलब एडिशन ऑफ NaHSO3 तुम्हें पता है एल्डिहाइड में हो जाता है, कीटोन्स में नहीं होता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम जानते हैं कि जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है वो देता है। ब्राउनिंग टेस्ट, इस तरीके से तुमको ब्रोमीन वाटर, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, AgNH3 2+, 2,4-DNP, आपको एकदम मुंह पे पता होना चाहिए कि होता क्या है इसमें, क्या होता है इस रिएजेंट में। और जब भी हम देखते हैं तो थोड़ा सा मैकेनिज्म जरूर देखिए। मैं एक बात बोलूँ, मैकेनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, ये बात याद रखिए। अगर आपको मैकेनिज्म आता है ना तो आप प्रोडक्ट निकाल ही सकते हैं, आप उसका रेट भी बता सकते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। इसलिए मैकेनिज्म तो आपको लगभग सारे रिएक्शन का आना चाहिए। देन रिएजेंट्स, देन कम टू रिएजेंट्स, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन रिएजेंट्स। रिएजेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, RLi, R2CuLi, RMgX, R2CD एंड R2Zn, इनका सारा ही रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जितना आपके बुक्स में है, ब्रूस में एंड थोड़ा बहुत क्लेडन में, ठीक है। क्लेडन और ब्रूस में जितने भी है इन सबको आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिए। इन इतने रिएजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट, ठीक है, ये आपको जो बेसिक्स है ब्रूस और क्लेडन में वो आप देख लीजिए, इतना आपके लिए इनफ है। और ये पार्ट के बिना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, इसके बिना क्वेश्चन वो फ्रेम ही नहीं करेंगे आपके लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको सबसे पहले था GOC स्टीरियो एंड देन कम टू नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, 15 to 16 नेम रिएक्शंस आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। जैसे मुझे याद है बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है, मैकमरी कपलिंग, ठीक है, पिनेकोल, पिनेकोलोन, बेंजिल, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, तो इस तरीके से जितने भी नेम रिएक्शन मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, देयर आर 15 to 16 नेम रिएक्शन। मैं एक बात बताऊँ, नेम रिएक्शन के लिए ना जस्ट 3 डेज चाहिए, 8 घंटा अगर मैं डेली दे दूँ ना, अगर मैंने ऑर्गेनिक पढ़ रखा है, नेम रिएक्शन तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है आपको। सारे ही नेम रिएक्शन उनके मैकेनिज्म के साथ आना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इसमें ये रिएजेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल इस तरीके से आप याद रखेंगे तो फिर यू आर नॉट अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, यू आर नॉट अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये बात होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप अब 11-12 के बच्चे नहीं है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसका मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है नेम रिएक्शन में। फिर ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑक्जाइम का, बेकमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन, अर्डोल रिएक्शन, मतलब ये सब तो हार्ट है, ये सब तो आपको, मतलब नेम रिएक्शन मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नेम रिएक्शन अगर आप 8 घंटा डेली देंगे ना तो 3 days आर मोर देन इनफ फॉर नेम रिएक्शन, मतलब 24 घंटे में मेरा नेम रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिस। और सब पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करना है ये सारे नेम रिएक्शन पे, ठीक है। ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन से, बस आप इतना समझिए कि इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन से। अगर आपको पता है कि कैसे होगा रीअरेंजमेंट, कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे होगा उसका मैकेनिज्म, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज बायोकेमिस्ट्री। जितना मैंने लिख दिया आप इतना कर लेते हैं, आपके लिए काफ़ी है। अमीनो एसिड्स, DNA,
आरएनए, पेप्टाइड लिंकेज, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने आना चाहिए आपको, डीएनए आरएनए में कौन सा बेस है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अमीनो एसिड्स में क्या क्या चीज़ है वो पता होना चाहिए, कितने अमीनो एसिड्स हैं, मतलब जो मेरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज एसेंशियल कौन से है, नॉन एसेंशियल कौन से है, पीएच आपको निकालना आना चाहिए बफर का, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जब मैं बात करूँ तो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और कुछ बेसिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट में बेसिक रिएक्शंस कौन कौन से हैं। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। साथ में कार्बोहाइड्रेट के लिए आप, मैं बोलूँगी ब्रूस से आप पढ़ लीजिए बायोकेमिस्ट्री, और सोलोमन्स एंड फ्राइल से आपको ये वाला पार्ट देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू एनएमआर। व्हाट शुड बी स्टडी, जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ना है एनएमआर में। नंबर ऑफ सिग्नल किसका, तो C13 और H, ठीक है, 1H और C13, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन का आना चाहिए, दोनों ही पार्ट का आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ सिग्नल निकालने आना चाहिए आपको। केमिकल शिफ्ट दैट इज डेल्टा, इसका वैल्यू मतलब इसका कंपैरिजन आपको आना चाहिए करने। कंपैरिजन 4 कंपाउंड दे देंगे, उसमें बोल देंगे डेल्टा का वैल्यू बताइए, ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेल्टा किसमें, ये पूछ देंगे। कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देंगे, उसमें पूछेंगे सबसे ज़्यादा CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ देंगे वो आपसे। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर आता है तो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी आएगा, क्योंकि न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 पाई √k/μ। तो CO बॉन्ड का आपसे ये पूछ देंगे। तो अगर K क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे ही तो डिपेंड करता है। बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो ये भी स्ट्रांग होगा। देखिए मैं नहीं चाहती कि वीडियो में काफ़ी लंबा बनाऊँ, क्योंकि देखो ज़्यादा वीडियो हेक्टिक हो जाता है, लंबा वीडियो देखना आपके पास इतना टाइम नहीं है। 1 मंथ बचा है, डेली रिविजन कीजिए, ठीक है, डेली मतलब डेली रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर। अब तो मतलब ये टाइम है आपको 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स 2010 टू 2020 के पेपर आपको लगा लेने हैं। उनके सारे सोल्यूशन नहीं बन रहे, सोल्यूशन देखिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में बच्चे आपको बस बेसिक्स और डायल सेलुलर रिएक्शन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेने हैं। दैट्स आर मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। और साथ में कुछ MSc एंट्रेंस है जैसे BHU, DU, इनके पेपर लगा लीजिए बस पेरीसाइक्लिक के लिए। बाकी के लिए अब बस जैम के प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और ऑर्गेनिक में 40 ईयर्स आपको जेई के अगर आप लगा लेते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। 40 ईयर्स अगर जेई मेंस एंड एडवांस के आप पेपर लगा लेते हैं तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो अब बस ये टाइम है जहाँ आपको खूब रिविजन करना है, खूब प्रैक्टिस करना है और खूब खुश रहना है। इतना मज़े से पढ़ना है, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। और नेक्स्ट वीडियो अब आने वाला है, इसमें मैं अभी टिफर के एक इंटरव्यू के भी लेने वाली हूँ। फिर काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है, जैम रैंक एयर 13 एंड टिफर सेलेक्टेड बॉम्बे एंड Hyderabad both. We are having a lot of people on our channel, so interviews are coming soon and I'm getting the topics. और आप मुझे कमेंट कीजिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्ट में यूट्यूब पे, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बी मोटिवेटेड, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ठीक है। बस पढ़िए आराम से, ईजी पेपर है, हो जाएगा। जय हिंद।